हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और इसके अलावा भी हम कुछ बेसिक से पॉइंट्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कैपेसिटर कोई भी हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो या फिर आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, तो जो रिजल्ट आता है वो सबका एक जैसा ही आता है एनर्जी का। तो हम स्फेरिकल के लिए यहाँ केस करते हैं, जब हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर जैसे हम मानते आए हैं पहले। लेट वी हैव सप्लाई ए चार्ज, वी हैव सप्लाइड चार्ज क्यू ऑन दिस, ओके, एंड लेट पोटेंशियल रेज्ड बाई वी, ऐसे हम कह सकते हैं। अब आप देखो कि जब भी आप किसी भी स्फीयर को अगर आप चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज करने के लिए आपको पता है एक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें, ताकि उस पे चार्ज का फ्लो हो सके। ठीक है, तो चार्ज फ्लो करवा रहे हैं और उसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो रहा है। अब जैसे ही एक स्फीयर पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा तो वो चार्ज जो इकट्ठा हो रहा है वो उसके अंदर एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा जो नहीं चाहता कि फर्दर कोई चार्ज वहां पर आए। यानी हमें वहां पर चार्ज को जब इकट्ठा करना है तो उस चार्ज को इकट्ठा करने के लिए हमें बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल वर्क जो है एक्चुअली में वही किसके रूप में स्टोर हो रहा है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है जब हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि हम एक सिस्टम, कोई स्पेस है, उस स्पेस में हम चार्जेस को इकट्ठा कर रहे हैं, पहला चार्ज लेके आए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आपने देखा कि हम टोटल वर्क हम वहाँ निकालते हैं। तो जो टोटल वर्क हम निकालते हैं वो टोटल वर्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट निकाल के लेके आता है वो एनर्जी का रिजल्ट निकाल के, टोटल एनर्जी हम उसको कंसल्ट कर लेते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ इसी टाइप से हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं क्यू चार्ज को रेज करवाने के लिए, यहाँ पर भेजने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी रिटन एज क्यू इनटू डीवी, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस चार्ज को आप लेके आए हो, क्यू इनटू डीवी। आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो अगेंस्ट मतलब अंडरस्टूड है बच्चों बात। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर वर्क करेंगे तभी वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पर मिलेगी। ओके, बट जो क्यू है दैट इज इक्वल टू सी वी। तो यहां से बच्चों क्यू आ जाएगा सी इंटू वी, तो ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, सी वी इंटू डी वी। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सी क्या है? सी है कैपेसिटेंस, सी क्या है? कैपेसिटेंस है। वी क्या है? पोटेंशियल रेज्ड। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, बात करें तो वर्क डन आ जाएगा बच्चों सी वी डी वी इंटीग्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। वी का इंटीग्रेशन आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। तो ये बच्चों वर्क डन आ गया। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो अगर वी की वैल्यू पुट करें यहां पर तो आ जाए क्यू बाई सी। तो सी, इसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों, क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक आंसर हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आएगा, दिस इज आल्सो एनर्जी। और एक रिजल्ट और यहां बना सकते हो आप, हाफ सी की वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, अब 3 एक्सप्रेशन आ गए बच्चों, दिस इज आल्सो एनर्जी, दिस इज आल्सो एनर्जी, दिस इज आल्सो एनर्जी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम किसी भी बॉडी को एक कांस्टेंट पोटेंशियल से अगर चार्ज करते, वी अप्लाई करते, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी रहता, अगर हम उससे चार्ज फ्लो करवाते और वहां पर चार्ज अगर क्यू स्टोर होता तो उस केस में हमें वर्क मिलता इफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट
यहाँ आप देखो लिमिट ले सकते हैं यहाँ पर हम 0 से v, यानी जहाँ से हम चार्ज को लेके आए हैं वहाँ पोटेंशियल 0 था, और जहाँ हम लेके आ रहे हैं जिसको अगेंस्ट हम लेके आ रहे हैं वहाँ पोटेंशियल रेंज कितना हो गया, v हो गया। तो उस केस में हमें हाफ सी, अगर ये v हमेशा फिक्स रहे तो उसके बेस पे अगर हम देखें तो हमें जो वर्क डन मिलेगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू वी। बट एनर्जी स्टोर्ड कितनी आई, एनर्जी स्टोर्ड आ गई हाफ QV। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जितना वर्क एक्सटर्नल बैटरी ने किया है चार्ज को स्टोर करवाने के लिए, उसका 50% ही एनर्जी के रूप में स्टोर हो पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, ओनली 50% ऑफ वर्क डन will be stored in form of potential energy। वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, तो बाकी कहां चला गया, रिमेनिंग will be lost as heat। बाकी जो है वो हीट के रूप में लॉस में चला जाएगा। ये था बच्चे आपका एक्सप्रेशन कि हम एनर्जी स्टोर कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें, अब मान लेते हैं दो स्फेरिकल कैपेसिटर, हम कहें तो स्फेरिकल कंडक्टर आप कह सकते हो, कैपेसिटी हमने निकाल दी, एक ये ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर मान लिया कुछ चार्ज है Q1, इस पे इनिशियली चार्ज कुछ है Q2, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और इसका रेडियस मान लेते हैं बच्चों R1, इसका रेडियस मान लेते हैं R2। इस पे पोटेंशियल V1 है और इस पे पोटेंशियल कितना है, V2 है। याद होगा पीछे हमने दो अगर चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद उसको अलग करते हैं, तो अलग करने के बाद वो चार्ज का शेयर करते हैं, तो उसके बाद पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर आप इसको टच कर देते हो आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस potential becomes common, potential on two surfaces will be same। वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा दोनों पे। उसको हमने क्या कहा था, कॉमन पोटेंशियल कहा था। तो उस कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने निकाला था कि अगर ये ऐसे रखे हुए हैं और इनको हमने एक वायर से टच कर दिया, वायर से टच करने के बाद फिर सेपरेट कर दिया। अब नया चार्ज मान लेते हैं बच्चे Q1 डैश है, इस पे कितना है Q2 डैश है, इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्जेज पे एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। जो टोटल एनर्जी उनकी पहली थी, अब टोटल एनर्जी जो बाद में आई है उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो देखना चाहते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी हम देख लेते हैं, EI मान लेते हैं टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। तो शेयरिंग से पहले टोटल एनर्जी देखिए कितनी आएगी, हाफ इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, सो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। EF ले लेते हैं हम टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। अगर शेयरिंग के बाद अगर हम एनर्जी देखें टोटल, तो वो कितनी आएगी बच्चों, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। क्यों, ठीक है ना, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये क्या आएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। नाउ व्हाट इज V? V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो V जो कॉमन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, V क्या है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल। अगर V कॉमन पोटेंशियल है तो इसका रिजल्ट पीछे निकाला था हमने, कितना आया था याद है कुछ, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2।
ये हमारा पास रिजल्ट आया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको गो थ्रू कर ले कि हम कॉमन पोटेंशियल किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों V। तो अब देखिए इनिशियल वैल्यू एनर्जी है, फाइनल एनर्जी है। हमें ये पता करना है कि कोई एनर्जी का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसका तरीका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। अगर इनिशियल में से आप फाइनल घटा रहे हो और बाय चांस वो जो डिफरेंस है बच्चों पॉजिटिव आ गया, EI माइनस EF अगर पॉजिटिव आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनिशियल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल कम है। और इसका मतलब क्या है, फाइनल एनर्जी कम है, फाइनल एनर्जी कम है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी का लॉस हुआ है बाद में कम हो गई है, पहले ज्यादा थी। अगर इनका डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब एनर्जी का गेन हुआ है, और अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाता है इसका मतलब एनर्जी का ना गेन हुआ है ना लॉस हुआ है। तो बच्चों यहां पर हम एनर्जी बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी दोनों की। टोटल एनर्जी का मतलब केवल यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो हम यहां केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले कितनी थी, बाद में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। अब हम शेयर करने के बाद देखना चाहते हैं, आफ्टर शेयरिंग बिफोर शेयरिंग, तो डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों EI माइनस EF, इसका डिफरेंस निकालो। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे आप तो ये आ जाएगा बच्चों हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अब ये वैल्यू V की वैल्यू ये पुट कर दो यहां पर, -1/2 ये आ जाएगा बच्चों। V की जगह अगर ये वैल्यू पुट करोगे C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, तो एक C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां टर्म बचेगी C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या केस बना, एलसीएम देखो बच्चों, एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2। जब इसको आप सोल्व करेंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप जरूर एक बार इसको करके देखें, सोल्व करके देखें। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस एक 2 भी साथ में एलसीएम में आ जाएगा। यहां आ जाएगा बच्चों C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसको करो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस इसको सोल्व करो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ बाद में आ जाएगा माइनस 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 आ जाएगा 2C1 C2 V1 V2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, इनमें से कॉमन आ जाएगा बच्चों ऊपर से ट्वाइस ऑफ C1 C2, अंदर आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2 ट्वाइस, 2 कॉमन नहीं आएगा, C1 C2 आ जाएगा। C1 C2 ये बन गया बच्चों V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ C1 C2। ये बच्चों डिफरेंस आ गया दोनों का। अब ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी, कैपेसिटेंस जो है ना हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। V1 माइनस V2 का डिफरेंस चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, प्लस का आएगा, तो स्क्वायर हो गया प्लस का। तो ये भी प्लस, तो ये पूरी पूरी फिजिकल क्वांटिटी आ गई प्लस की, और इसका प्लस का आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो इनिशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी कम है। इसका मतलब बाद में एनर्जी कम हो गई है, इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है। तो शेयरिंग के दौरान एनर्जी लॉस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एनर्जी लॉस का ये एक्सप्रेशन बच्चों आ जाएगा यहाँ से। तो बच्चों इस पे एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम एनर्जी लॉस को। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि देखिए ध्यान से,
टू कंडक्टिंग स्पीयर्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर हैविंग ए चार्ज ऑफ 500 कूलम एंड 60 कूलम। चार्ज दे रखा है बच्चों एक तो 500 कूलम और एक चार्ज दे रखा है 60 कूलम। हैविंग द रेडियाई ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दे दिया 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। देखो अगर कैपेसिटी की टर्म में दे रखा होता तो बच्चों डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते थे अगर हमें क्या दिया होता, कैपेसिटी दी हुई होती। लेकिन कैपेसिटेंस तो दे नहीं रखी। अगर कैपेसिटेंस नहीं दे रखी है इसका मतलब हमें फिर वही डायरेक्ट मेथड जो हमने भी निकाला ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल एनर्जी आएगी टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, वो आएगी बच्चे हाफ Q1 V1 और प्लस हाफ Q2 V2। लेकिन हमारे पास तो V1 तो है ही नहीं, हमें तो क्या दे रखा है R1 R2 दे रखा है। तो V1 पोटेंशियल को हम इस फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू CV से, यहाँ से V की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बच्चों। किसकी टर्म में पुट कर सकते हैं, यहाँ V की वैल्यू पुट कर सकते हैं Q और C की टर्म में। तो ये आंसर बन जाए 1/2 Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी Q1/C1, Q1 स्क्वायर बाई C1, 1/2 Q2 स्क्वायर बाई C2। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया बच्चों, Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। Q1 पता है आपको, Q2 पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 होती है, R1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो इन सब की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास जो इनिशियल टोटल एनर्जी आ जाएगी वो एनर्जी बच्चे कुछ इस तरह से निकल के आएगी। आप कैलकुलेशन अगर करेंगे 2.836 10⁻16 जूल, ये बच्चे एनर्जी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमें निकालना फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी आएगी E फाइनल इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वेयर। अब V स्क्वेयर क्या तो लिख दो बच्चे Q1, अगर हम, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया है, कॉमन हो गया है ना, तो कॉमन हो गया तो आप उसकी टर्म में इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ये दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि V क्या है हमारे पास, ये है ये वाला C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2 Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C। Q इज द टोटल चार्ज फाइनल जो आएगा अपने पास उसमें, और C क्या है अपने पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगी, जो क्या लिखेंगे इसको R1 प्लस R2। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो 1/2 टोटल चार्ज कितना है हमारे पास Q1 प्लस Q2, ये वाली बात हम कर रहे हैं। तो V की जगह हम लिख सकते हैं बेटे V1 C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 Q1 C2 V2 Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसको हम कैपेसिटेंस में चेंज कर लेते हैं। C1 प्लस C2 जब लिखोगे उसको लिखते हो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो फाइनल जो एनर्जी आएगी बच्चों, फाइनल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 1/2 Q1 प्लस Q2 500 प्लस 60 560 का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, और C1 प्लस C2 आ जाएगा बच्चों 11 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिजल्ट निकल के आएगा। इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों हम उसको लिख सकते हैं 1.283 10⁻16 जूल। दिस इज द फाइनल एनर्जी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। इनिशियल में से फाइनल एनर्जी आप घटा दीजिए,
डिफरेंस पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए क्या कहा, हमारे पास कुछ आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, मान लेते हैं एन ड्रॉप्स हैं, कितनी हैं, एन ड्रॉप्स हैं, और आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं बच्चों, जैसे इस टाइप से है, सब की सब ड्रॉप्स क्या हैं, आइडेंटिकल है। ये ड्रॉप्स मिलकर क्या करती हैं, जैसे इस बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, ऐसे एन ड्रॉप्स हैं, मिलकर एक बड़ी ड्रॉप्स बनाती हैं, और इस बड़ी ड्रॉप्स पे आपने बताना है इस बड़ी ड्रॉप का चार्ज क्या होगा और एक इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये निकालना बच्चों आपने। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चे हर एक पे चार्ज कितना है, क्यू है, हैवी ईच क्यू चार्ज, देन द टोटल चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन इंटू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज पता चल गया। अब टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। नाउ व्हाट इज आर, आर हमें यहां से पता चलेगा बच्चों, इस एक ड्रॉप का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो इनके एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम आ जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा हमारे पास। तो यहां से बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, या कैपिटल आर की हम स्मॉल आर की टर्म में देखें तो कैपिटल आर आ जाएगा n⁻³ 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो C आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n⁻⁴ 1/3 इंटू आर। दिस इज द कैपेसिटेंस। अब तो वैल्यू देखिए आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने चार्ज दिया हुआ है बच्चों, एक ड्रॉप पे जो चार्ज है वो दे रखा है 0.002 ESU, 0.002 ESU। ठीक है, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS यूनिट में दे रखा है इसने चार्ज। अगर डिस्टेंस रेडियस वगैरह भी अगर आपका इसका CGS में, तो बच्चों इसको आप CGS में रख लीजिए, CGS में आंसर निकाल दो, अदरवाइज तो फिर आप इसको SI में कन्वर्ट कर लो। 1 ESU इज इक्वल टू, आपको पता है 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, तो हमें 1 ESU चाहिए तो इसको 3 × 10⁹ से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए आप इसको ऐसे निकाल लो, तो टोटल चार्ज आ जाएगा बच्चों n इंटू क्यू। एन कितनी ड्रॉप दे रखी है, 64, 0.002। जब इसको फाइंड आउट किया गया तो ये आ जाएगा 128। तो वैल्यू कैलकुलेट करके देखो बच्चे क्या बनेगी इसकी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.128 ESU। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n की पावर 64⁻⁴ 1/3 इंटू आर, और r जो रेडियस दे रखा है हमें दे रखा है 0.1 mm, तो r की वैल्यू दे रखी है बच्चों 0.1 mm। CGS में कन्वर्ट करो 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर CGS में निकाल रहे हो तो आप यहाँ वैल्यू भी CGS में निकाल दो इसकी। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी बेटे 1/9 इंटू 10⁹, 64 का 1/3 पावर 4, और r की वैल्यू 0.01। तो इसकी कैलकुलेशन हम करके निकाल लेंगे, तो हमें जो कैपेसिटेंस मिलेगी यहां से इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो, निकल जाएगी। पोटेंशियल पूछ लेता, Q इज इक्वल टू CV, तो यहां से V आ जाता है बच्चों Q/C। Q हमें पता है, C हमें पता है, वैल्यू पुट करके और फाइनल रिजल्ट हम निकाल लेंगे। क्लियर, तो ये हमारे लिए बेटे एक रिजल्ट बन के आएगा। तो इसको पूरे को सोल्व आउट करके देखोगे तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से बन के आएगा बच्चों। फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 3.2 ESU। ESU इज आल्सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, और 1 ESU में 300 वोल्ट होते हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 300 वोल्ट दैट इज 960 वोल्ट। ये SI सिस्टम में आंसर आ गया, ये CGS में आ गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से इसको रिजल्ट को निकाल सकते हैं।
उसके बाद आगे क्वेश्चन और है, टू आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r आर चार्ज टू सच दैट बोथ ऑफ दीज हैव द सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द स्फीयर आर कनेक्टेड एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन द न्यू चार्ज विल बी। ठीक है, क्या कहा इसने, देयर आर टू स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r। क्या क्या दे रखा, और चार्ज दे रखा बच्चों, चार्ज के साथ इन्होंने दे दिया r and 2r रेडियस दे रखा है, सेम चार्ज दे रखा है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दे रखी है बच्चों, सिग्मा सिग्मा। देयर आर टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r and 2r हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ईच। आगे कहता है द स्फीयर आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय ए थिन कंडक्टिंग वायर, फाइंड द न्यू चार्जेज डेंसिटीज ऑन द ईच स्फीयर। इनको आप ऐसे टच करके और फिर इसको क्या कर दिया बच्चों, आपने अलग कर दिया। तो अलग करने पर क्या होगा, चार्ज की शेयरिंग होगी। अब रेडियस इसका भी r रहेगा, ये रेडियस भी कितना रहेगा बच्चों, r रहेगा, 2r हो गया, दे रखा है इसने। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश मान लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2। Q1 चार्ज कितना आ गया बच्चों, चार्ज होता है, डेंसिटी होती है सिग्मा बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा 1 आ जाएगा, जो सिग्मा ही है एक्चुअली में। इसको एक मिनट अगर ऐसे देखें हम, देखो सिग्मा दे रखा है, चार्ज निकालना है, तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। ये चार्ज तब है जब उन्होंने चार्ज को शेयर नहीं किया था, कनेक्ट नहीं किया था हमने आपस में। और Q2 जो आएगा बच्चों, Q2 आ जाएगा सिग्मा इंटू 16 पाई r स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर तो था ही, r इज इक्वल टू 2r था, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना आ गया, Q1 प्लस Q2, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा 16 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर। ठीक है, हमें निकाली नई सरफेस चार्ज डेंसिटी। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। जैसे आप इनको कनेक्ट करोगे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और सेम होने के बाद नया चार्ज का जो फॉर्मूला बचे वो क्या है, Q1 डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज। क्या फॉर्मूला था निकालने का, दैट इज इक्वल टू Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, और Q2 डैश कितना आएगा बच्चों, C2 इंटू V। इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी C1, और ये क्या था हमारे लिए, V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता क्या था बच्चे, C1 मल्टीप्लाई बाई V था हमारे पास टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। ये आ जाएगा C2 टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो Q1 डैश कितना आया, देखो नया चार्ज कितना आ गया, Q1 डैश C1 R1 के प्रोपोर्शनल, C2 R2 के प्रोपोर्शनल। यहाँ रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, यहाँ रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। तो इस फॉर्मूले को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और इसको लिख सकते हो R2 इंटू Q डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये रिजल्ट क्या बन गया, देखो R1 कितना है, R है, टोटल चार्ज कितना है 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कितना है 3R। R1 प्लस R2 कितना है 3R, यही है ना, R1 प्लस R2, R से R कैंसिल आउट। तो बेटे Q1 डैश आ जाएगा 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 3। इसी प्रकार Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, क्या आएगा Q2 बताइए, यहां रखो वैल्यू, R की बजाय यहां क्या रखोगे 2R इंटू 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर 40 सिग्मा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा बच्चों 3।
तो अब नई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश कितना आ गया, सिग्मा डैश आ जाएगा Q1 डैश डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और दूसरे पे सिग्मा 2 डैश कितना आ जाएगा Q2 डैश डिवाइड बाई पाई 2r स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, बल्कि स्फीयर का एरिया लेना है। तो Q1 डैश कितना बच्चों, Q1 डैश है हमारे पास 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 3, ये आ गया बच्चे 5/3 सिग्मा, 5/3 सिग्मा। और ये कितना आएगा, सिग्मा 2 आ जाएगा, Q2 डैश कितना है 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, नीचे आएगा 3 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 4 जा 10 2 5, दिस इज 5/6 सिग्मा। ये आंसर बच्चे आपका बन जाएगा। इस तरह से हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला निकालने का। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हम पोटेंशियल की तरफ आते हैं क्योंकि बड़ी जरूरत पड़ती है बेटे इसकी बार बार। एक स्फीयर दे दिया बच्चों, और एक इस होलो स्फीयर के अंदर एक स्फीयर और दे दिया। ध्यान से देखें, एक आउटर स्फीयर है, इसके ऊपर मान लिया चार्ज Q है, एक इनर स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज स्मॉल Q है। दोनों स्फीयर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया इंटरनली, ऐसे इस तरह से ये वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द इनर स्फीयर सो दैट इट ट्रांसफर टू द आउटर स्फीयर। आप जो भी चार्ज बचे अंदर वाले स्फीयर को दोगे, ये इमीडिएटली सारा का सारा चार्ज आउटर स्फीयर पे चला जाएगा, और आउटर स्फीयर पे जाने के बाद ये होगा, क्या होगा कि टोटल जो चार्ज जितना मर्जी आप इसको दीजिए, सारा का सारा बाहर वाले पे चला जाएगा। पहले इसके ऊपर कितना चार्ज है वो मैटर नहीं करता। मतलब हम अगर ये प्रूव कर दें कि इसका पोटेंशियल VA है, इसके ऊपर पोटेंशियल VB मान लिया, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये है जिस पे जितना मर्जी चार्ज दो अंदर वाले पे, वो सारा का सारा चार्ज जो है बाहर वाले पे ट्रांसफर कर देगा। Whatever be the amount of charge given to the inner sphere, that will immediately transfer to the outer sphere when both are connected with a wire. Whatever be the amount of charge present at the outer sphere. ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चा। पोटेंशियल निकालो ए के ऊपर, ए पे पोटेंशियल आ जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल निकालो आउटर स्फीयर के ऊपर। तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल आएगा खुद का पोटेंशियल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इसका रेडियस R मान लेते हैं और इसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं। तो खुद का ही आ गया बच्चों, प्लस अंदर वाले का पोटेंशियल की, अंदर वाले की जैसे इसके ऊपर क्या पोटेंशियल होगा। अब अंदर का जो स्फीयर है वो क्या है, इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर किसी भी पॉइंट पे आप चार्ज पोटेंशियल निकाल लेंगे तो ये पॉइंट चार्ज का काम करेगा। तो पॉइंट चार्ज कहां मान लेंगे, सेंटर पे। तो इस पूरे स्फीयर का Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज सेंटर पे है, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना आएगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ओके, सिमिलरली VB क्या आएगा, VB आएगा, B पे पोटेंशियल कितना आएगा, B पे पोटेंशियल आएगा खुद की वजह से पोटेंशियल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये यहां बेटे कैपिटल R आएगा क्योंकि इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल R होगी। खुद का पोटेंशियल आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल सरफेस पे वही अंदर होगा, दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस कीजिए। दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, VA माइनस VB या VB माइनस VA, जो मर्जी निकालिए आप, VB माइनस VA। इन दोनों को घटाइए, VB माइनस VA, VB में से VA घटाओगे
तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए, ये कट गया बच्चों, ये आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या आएगा, देखो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। आप देखिए इस एक्सप्रेशन से, ध्यान से देखिए कि जितना मर्जी आप चार्ज अंदर वाले को दोगे कि सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर कर देगा बच्चे, बाहर वाले पे ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। इफ देयर आर टू होलो स्फीयर, ठीक है, one sphere is placed at the center of the other sphere such that r is greater than small r. If we give any amount of charge q to the inner sphere, that charge will immediately transfer to the outer sphere if both are connected in a conducting wire. Whatever be the amount of charge placed at the outer sphere. outer sphere पे पहले से जो मर्जी चार्ज हो, ये मैटर नहीं करता। उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा वो कैलकुलेट करके देखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हैरान करने वाली बात ये आई कि वो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, आउटर स्फीयर पे जो चार्ज था पहले से। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनर स्फीयर पे जितना मर्जी चार्ज आप देते रहे, वो सारा का सारा चार्ज क्या कर देगा, इमीडिएटली आउटर स्फीयर पे ट्रांसफर कर देगा। जो 1D ग्राफ जनरेटर है जो हमारे सिलेबस में से अब तो नहीं है, वो बच्चे इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि इनर स्फीयर पे जो चार्ज देते हैं वो इमीडिएटली आउटर पे क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और इस प्रकार से लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस हम डेवलप करवा लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसकी जो आपने जो ज्योमेट्री बनाई है उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारा मेन फोकस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे रहेगा, लेकिन एक बार हम इनको दोनों को गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी में। ठीक है, स्फेरिकल क्या है, एक स्फीयर ले लिया आपने, लेट अस कंसीडर स्फेरिकल सेल। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने केवल एक स्फीयर का जिक्र किया था, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया था और उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी फाइंड आउट की थी, वो आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी बहुत कम आई बच्चों, जैसे अर्थ का एग्जांपल हमने लेके देखा तो बड़ी कम आई। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट हम तैयार करें जिस अरेंजमेंट में हम बहुत सारा चार्ज जो है वो थोड़े से स्पेस में, या एनर्जी जो है उस थोड़े से स्पेस में हम स्टोर कर पाए बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो उसी कड़ी में सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर एक होलो स्फीयर और रख दिया बच्चों, इस टाइप से एक होलो स्फीयर रख दिया। थोड़ा सा छोटा है, इसको ले लेते हैं, एक ये ले लिया सेंटर पे। हमने क्या किया, हमने अंदर वाले स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया पूरे पे। याद रखें मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, जैसे भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने, वायर से कनेक्ट नहीं किया मैंने। आउटर स्फीयर के अंदर एक होलो छोटा स्फीयर रखा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इस स्फीयर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज इंड्यूस कर देगा नेगेटिव। यहां पॉजिटिव था तो इसने क्या कर दिया बच्चों, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया। ओके, कंडक्टिंग है दोनों। अब इसके आउटर स्फीयर पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, अर्थ कर दिया। स्फेरिकल कंडक्टर क्या था, एक स्फीयर था जस्ट, उस पर हमने चार्ज दे दिया और उसके आसपास और कोई भी मेटालिक पार्ट बॉडी नहीं रखी थी। लेकिन जब स्फेरिकल कैपेसिटर की हम बात करेंगे तो हम एक स्फीयर लेंगे, इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसको हम कवर कर देंगे होलो स्फीयर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की जैसे इस पे आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिविटी बाहर पॉजिटिव क्रिएट करेगा, उसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब जो ये अरेंजमेंट बन गई है बच्चों, वो बन गई है स्फेरिकल कैपेसिटर की। दिस अरेंजमेंट इज फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आमतौर पर दो प्लेट हम लेते हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव, और उनमें से एक प्लेट को हम क्या कर देते हैं बच्चे, ग्राउंड कर देते हैं, एक एंड को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट बनती है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अगर स्फेरिकल प्लेट ली है तो इस प्रकार से स्फीयर लिए हैं तो इस तरह से अरेंजमेंट लिया है
तो उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, अब इसका रेडियस मान लेते हैं आर ए और इसका रेडियस मान लेते हैं आर बी। ओके, आप देखो इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, बताइए क्या आएगी। अगर इसके यहां से मैं डिस्टेंस r ले लूं, ये r डिस्टेंस है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, अगर इसके ऊपर चार्ज मैंने q मान लिया तो आ जाएगी बच्चों k q बाई r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि स्फीयर के किसी बाहर पॉइंट पर अगर आप लेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारा k q बाई r स्क्वायर होगा। बट वी नो दैट dv बाई dr माइनस dv बाई dr इज इक्वल टू e। यहां पर वैल्यू पुट कर दो बच्चों, माइनस dv आ जाएगा e k q बाई r स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, तो यहां से dv आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, लिमिट आ जाएगी v से 0, v से 0, या इसको कह देंगे हम आर ए रेडियस से हम कहाँ तक जाएंगे बच्चों, जाते जाते b तक जाएंगे। तो v आ जाएगा यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन आ गया v, लिमिट आ जाएगी v से 0 माइनस, यहाँ क्या आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, के क्यू बाहर ले लिया, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर, लिमिट आ जाएगी आर ए से आर बी, ये कट गया, इसके साथ प्लस हो गया, ये आ गया के क्यू 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए, दैट इज 0 माइनस वी। तो यहां से बच्चों v आ गया हमारे पास, v की वैल्यू आ जाएगी के क्यू, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई आर ए आर बी। ठीक है, ये क्यू आ गया, बट क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी आ जाएगा बच्चे क्यू बाई वी, क्यू डिवाइड बाई वी। वी की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू आर बी माइनस आर ए आर बी, ये कैंसिल आउट, 1 बाई के की वैल्यू आ जाए बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। ये बच्चे हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, अब स्पेशल केस देखो, वो वाला केस करके देखते हैं। अगर मान लिया ये हमारी स्फेरिकल सेल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको एक ऐसे स्फीयर से कवर कर रहा हूं जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, बहुत लार्ज रेडियस है इसके कंपैरेटिवली, तो हम क्या करेंगे यहां पर, अगर आर बी आर ए से बहुत 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 ज्यादा है तो क्या होगा बच्चे, नीचे से आर ए नेगलेक्ट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी, और नीचे रह जाएगा केवल आर बी, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ए, मतलब इसका रेडियस केवल, और ये वही रिजल्ट है, देखो सेम आगे दोनों। तो अगर साइज हमारा एक का दूसरे कंपैरेटिवली, या एक स्फीयर पे आप चार्ज दे रहे हो, दूसरा स्फीयर उससे बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो एक प्रकार से आइसोलेटेड स्फीयर का केस वो बन जाएगा। सेकंड है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल में क्या बच्चों, एक सिलेंडर ले लिया, इसी प्रकार से इस सिलेंडर का रेडियस ले लिया हमने स्मॉल आर, और इसको हमने कवर कर दिया एक बड़े सिलेंडर से, इसको एक बड़े सिलेंडर से हमने कवर कर दिया इस तरह से। ऐसे हमने एक बड़े सिलेंडर से हमने इसको कवर कर दिया। इस तरह से, इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस आर बी है, अंदर वाले सिलेंडर पे हमने चार्ज दे दिया, इसकी वजह से इस पे नेगेटिव आएगा बच्चे आउटर लेयर के ऊपर,
तो बाहर क्या आएगा पॉजिटिव, उसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अंदर की प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसकी जैसे बाहर वाली जो प्लेट है उसके इनसाइड नेगेटिव आएगा, आउटसाइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव अर्थ कर दिया। इस प्रकार से फिर से हमारे पास एक केस बन गया, और ये भी क्या बन गया बच्चों, एक कैपेसिटर की अरेंजमेंट बन गई, इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब यहाँ इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए सिलेंड्रिकल वायर, अगर मान लो सिलेंड्रिकल वायर दे रखी पतली सी वायर, और उसकी जैसे बच्चे हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का केस बनेगा, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगेन dv आ जाएगा बच्चे माइनस ई इंटू डी आर, इंटीग्रेशन कर दीजिए, v से 0, आर ए से आर बी। यहां पोटेंशियल आर ए है और बाहर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा बच्चे, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहां कितना है, v पोटेंशियल है, तो 0 माइनस वी माइनस ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा बाहर आ गया बच्चों, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई आर का होगा, तो ये आ जाएगा माइनस वी माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल आर, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल आर, ये कट गया इसके साथ। लैम्डा को लिख देंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल, लिमिट रख लो बेटा इसकी आर ए से आर बी, तो यहां लिमिट आ जाएगी आर ए से आर बी, तो ये आ जाएगा, सबसे पहले रखेंगे आर ए माइनस लॉग ऑफ आर बी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी आ जाएगा बच्चों क्यू डिवाइड बाई वी, वी आ गया क्यू, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल चला गया ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ये आ गया नीचे लॉग ए माइनस लॉग बी बन गया बच्चों, लॉग ऑफ ए बाई बी। ठीक है, तो यहां से एक्सप्रेशन निकल के आ गया C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल आर ए डिवाइड बाई आर बी। ये है बच्चे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। कोई खास बात नहीं है, जब भी किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालनी हो, सबसे पहले उस सिस्टम के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन पढ़ चुके हो, वहां से माइनस dv बाई डी आर से बच्चे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। v आ जाएगा वहां से, q इक्वल टू सी वी होता है, तो वहां से आप c निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या अरेंजमेंट कैसे होगी। अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।